हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम होम साइंस यूपी टीजीटी 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने 2021 का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें दो क्वेश्चन हैं जिनके के आंसर आपको सही करने हैं। इसमें जो 105 नंबर क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, ये कथन बी रामा भाई ने नहीं कहा है बल्कि ए रेड्डी ने कहा है। तो इसको आप प्लीज सही कर लो। और जो 106 नंबर क्वेश्चन है, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है, तो इसमें 12 बुनाई होगी। तो प्रमिला जी, आपने जो कमेंट किया था तो उसके हमने सर्च किया इन दोनों को, तो उसमें आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो 105 नंबर में ए रेडी होगा और 106 में 12 बुनाई होगा। ओके, और यहाँ पर जो ए रेडी हैं उनकी मैं पूरी परिभाषा यहाँ पर आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है जो विभिन्न तथ्यों और विषय वस्तु को सम्मिलित करता है, जिसमें कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो है डेफिनेशन है ए रेड्डी जी का। इनका नाम है पूरा ए आदवी रेड्डी। और बी रामा भाई की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि प्रसार एक दोहरा रास्ता है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक और उनकी समस्याओं के निवारण हेतु वैज्ञानिक संस्थानों तक पहुंचाता है। यह एक ऐसी लगातार प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही सीखते और सिखाते हैं। तो ये बी रामा भाई का डेफिनेशन था। इन्होंने कहा है कि जो एक्सटेंशन है वो टू वे चैनल है। ओके, और ए रेड्डी ने कहा है कि ये सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो यहां पर ए रेडी बिल्कुल सही होगा। और टेबल लिनन, इसमें कहीं कहीं पर आप जो है बास्केट बुनाई भी लिखा हुआ है और कहीं पर 12 बुनाई भी लिखा हुआ है, लेकिन राइट आंसर 12 बुनाई ही होगा। ओके, तो आप इसको सही कर लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 2016 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक व्यवहार जन्म के साथ आरंभ हो जाता है, जन्म के साथ ही आरंभ हो जाता है। ओके, तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो आंसर दिया गया है, ठीक है, वो असत्य दिया गया है। लेकिन यहां पर सामाजिक व्यवहार जन्म के साथ आरंभ हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाउल्बी ने कहा है, बाउल्बी की डेफिनेशन के अनुसार इन्होंने कहा है कि जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन बिगिंस एट बर्थ। तो इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक व्यवहार है वो जन्म के साथ शुरू हो जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ये इसमें सत्य होगा। फिर है ईर्ष्या, एक डैश भावना है, जन्मजात है, अतिरिक्त है, सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। तो ईर्ष्या यानी कि जेलसी जो है ये नकारात्मक, नेगेटिव होता है, नेगेटिव इमोशन होता है। फिर है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि डैश खाद्य जनित रोगों के कारणों में से एक है। खाद्य जनित रोग का मतलब हो गया फूड बॉर्न डिजीज। ओके, फूड बॉर्न डिजीज, खाद्य जनित रोग। तो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ओस्मायन, शोथ या फिर पेचिस। यहां पर शोथ जो है ये है इन्फ्लामेशन। इतनी शुद्ध हिंदी दे देते हैं कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, पेचिस जो है ये डिजेंट्री कहते हैं इसको। तो खाद्य जनित रोगों के कारण यहाँ पर पूछा है, यानी कि जो फूड बॉर्न डिजीज है उसका कारण क्या है, तो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। सूक्ष्म जीव में आपके सारे आ जाएंगे, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाते हैं, ये सब सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हीट तो है नहीं, सो इन्फ्लामेशन ऐसा कुछ नहीं है। पेचिस, हाँ, डिजेंट्री जो है ये जो है होता है, इसको ब्लडी डायरिया भी कहते हैं, ब्लडी डायरिया। ओके, सॉरी यहां पर, ओके, इसको ब्लडी डायरिया भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन यानी कि आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। डिजेंट्री में इसमें क्या होता है, जो स्टूल है उसमें ब्लड आने लगता है, इस वजह से इसको ब्लडी डायरिया कहते हैं। डायरिया में क्या होता है कि लिक्विड जो स्टूल होते हैं बहुत अधिक आने लगते हैं और लिक्विड आते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है, स्टूल में ब्लड आने लगता है, इसी वजह से इसको ब्लडी डायरिया कहते हैं। और इसमें का कारण क्या होता है, इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो जाता है।
ओके चलिए अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। म्यूकर, एस्परजिलस और अर्गोट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य संदूषक हैं, यानी कि ये जो है किसके दूषित करते हैं? म्यूकर, एस्परजिलस और अर्गोट, ये कवक हैं तीनों के तीनों। ये करते हैं ब्रेड और अनाज, यानी कि ब्रेड और जो सीरियल्स हैं उनको दूषित करने का काम करते हैं। तो ये भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। ओके चलिए अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। इसमें है कि ऊन गीली होने पर अपनी लगभग डैश मजबूती खो देती है। तो ऊन गीली होने पर 20, 50, 30 या फिर 40%, तो इसका राइट आंसर है 40%, यानी कि 40% जो है वो अपनी मजबूती खो देती है जब ऊन गीली होती है। और ये जो है आपको मिल जाएगा, एक मिनट मैं बताती हूं। हाँ, ये है डॉक्टर रीना खनूजा। डॉक्टर रीना खनूजा की जो वस्त्र विज्ञान और सिद्धांत की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, जो ऊल का चैप्टर है उसमें ये दिया गया है कि अगर जब ऊन गीला होता है तो वो 40% अपनी मजबूती खो देता है। तो 40% बिल्कुल सही आंसर है। ओके क्योंकि जो आंसर की है उसमें जो है इसका आंसर नहीं दिया गया था। चलिए फिर है 6th नंबर क्वेश्चन। डैश रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं, मतलब कौन से रेशे जो हैं इसमें से, फ्लैक्स, प्रोटीन, नायलॉन या फिर रेयॉन, इनमें से कौन से रेशे हैं जो कि बाल के जलने की जैसी बदबू आती है जब उनको जलाया जाता है? तो ये है प्रोटीन। अब यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं, पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूं इसको, सॉरी यहां पर नहीं है, मैं इसको आपको इसके पहले भी हमने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, बर्निंग टेस्ट में पूरा डिटेल में इसको दिखाया था, तो वो मैं यहां पर आपको दिखा देती हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही कि जो बर्न। ये देखिए अग्नि परीक्षण, तो यहां पर कॉटन का दिया हुआ है, ऊन का है, रेशम, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर का है। ठीक है, तो जो सूती लट्ठा है यानी कि जो कॉटन है, जो भी नेचुरल फाइबर्स हैं, जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं वो क्या होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं, क्योंकि उनको सेलुलोजिक फाइबर्स बोला जाता है। तो कॉटन हो गया, तो ये तुरंत जलता है और जलते हुए कागज की जैसी बदबू आती है। जब आप कॉटन के कपड़े को जलाओगे तो उसकी जो गंध आएगी उसमें जलते हुए कागज की जैसी गंध आती है और स्लेटी राख बचती है। ठीक है, और यहाँ पर रेयॉन की बात करेंगे, चूंकि रेयॉन जो है ये तो मैनमेड फाइबर है, लेकिन ये भी मैनमेड सेलुलोजिक फाइबर है, तो ये भी तुरंत जलता है और जलते हुए कागज जैसी बदबू इसमें भी आती है, स्लेटी राख होती है इसकी। अब यहाँ पर हम बात करें ऊन और रेशम की, तो ऊन और रेशम दोनों ही प्रोटीन फाइबर हैं, क्योंकि एनिमल से प्राप्त होते हैं, तो ये धीरे धीरे जलते हैं और इनके जलते हुए बाल जैसी, दोनों में चाहे ऊन को आप जलाएंगे या फिर रेशम को जलाएंगे, दोनों में जो है जलते हुए बाल की जैसी स्मेल आती है। और इनकी जो राख होती है काली कुचलने लायक राख होती है। नायलॉन की बात करें जो कि एक केमिकल फाइबर है, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, तो ये भी क्या होता है? पिघल करके जलता है और ये पिघलता हुआ जलता है, इसमें रासायनिक गंध आएगी, ऑब्वियसली केमिकल जो है फाइबर है तो रासायनिक गंध आएगी जलने पर, और ये पिघल कर सतह पर चिपक जाता है और ये भूरी या काली सख्त गुठली जैसी राख छोड़ता है। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हाँ, तो यहां पर फ्लैक्स दिया गया है, प्रोटीन, नायलॉन और रेयॉन, तो रेयॉन आपको पता चल गया, तो इसमें जलते हुए कागज जैसी स्मेल आती है, नायलॉन जो है रासायनिक गंध आती है, और जो फ्लैक्स है चूंकि वो भी नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर है तो उसमें भी जलते हुए कागज की जैसी स्मेल आएगी। ओके, सिर्फ प्रोटीन फाइबर में यानी कि जो ऊन और सिल्क है उसमें आएगी बाल की जैसी स्मेल। फिर यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन है, 840 गज लंबे सूत के समूह को डैश के रूप में जाना जाता है? हैंक, पाउंड, नंबर 1, काउंट 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर जो हैंक है उसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है 840 गज लंबे सूत के समूह को। अच्छा, इंग्लिश में अगर हम इसको देखें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस हो जाता है। देखिए इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को देखें, अ बंडल ऑफ यार्न
840 yards in length is known as hang pound number 1 count 2। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर रेशे का, यानी कि इसे कॉटन हो गया, रेशम है, ऊन है, इसका जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ कहा गया बंडल ऑफ यार्न 840 yards in length is known as। क्या होगा, तो यहाँ पर जो सूत लिखा है तो ये इसको कॉटन मत समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर किसी भी फाइबर का जिक्र नहीं किया गया है, पर्टिकुलर फाइबर का। तो यहाँ पर जो नंबर 1 होगा, नंबर 1 का मतलब है जो एक नंबर दिया जाता है, जो दरअसल जो धागे की लंबाई होती है, धागे की लंबाई की धागे के साथ जो संबंध होता है उसको धागे की संख्या कहा जाता है, यार्न नंबर कहा जाता है। तो अब मान लीजिए कि जैसे 1 पाउंड रेशे में 840 गज धागा बनता है, 1 पाउंड रेशे में 1 पाउंड रेशों से 840 गज धागा बनता है। गज मीन्स यार्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब इसे 1 नंबर दिया जाता है, यानी कि वजन होगा 1 पाउंड, ओके, वजन होगा 1 पाउंड और जो धागे की लंबाई होगी वो 840 गज होगी, तो उसको 1 नंबर कहा जाएगा। ठीक है, यहां मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर 1 दिया गया है, नंबर 1 का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है 1 पाउंड वजन में, यानी कि 1 पाउंड में 840 गज जो है धागा होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 नंबर दिया जाता है, यानी कि धागे की जो संख्या है, अगर 1 नंबर है तो 840 गज है, अगर 2 नंबर है, ठीक है, तो वजन उतना ही होगा, 1 पाउंड ही होगा, लेकिन यहाँ पर 840 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1680 गज। ठीक है, इसका मतलब है अगर 1 नंबर का धागा है तो उसमें 840 गज होगा, 2 नंबर का धागा है तो 1680 गज का होगा। अब यहीं पर अगर 3 नंबर का धागा होता तो यहीं पर 840 को हम 3 से इंटू कर देते। तो इसका मतलब है जैसे जैसे काउंट बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही जो है गज भी बढ़ता चला जाता है। तो जैसे गज बढ़ता चला, या इसीलिए कहा जाता है कि जितना जो धागे का नंबर जितना ज्यादा होता है, धागे को उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। ओके, तो अब यहां पर देखिए, ये तो राइट आंसर नंबर 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, 840 गज लंबे सूत के समूह को जो है नंबर 1 के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर जो हैंक है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। हैंक होता क्या है, देखिए हैंक क्या है, बॉल, स्कीन और हैंक। हैंक इस तरीके से, हैंक क्या है, yarn is loosely wound into a large ring shape then twisted on itself to make a package that's easy to ship and store। यानी कि जो धागा होता है उसको लूजली, थोड़ा सा ढीला बांधा जाता है इस तरीके से, जिसे आप देख रहे हो शेप में, इस तरीके से रिंग शेप में बांधा जाता है, लंबे रिंग शेप में इसको बांधा जाता है, लपेटा जाता है और फिर जो है इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दिया जाता है जिससे कि इसको आसानी से इसकी शिपिंग हो सके, इसको स्टोर किया जा सके। तो इसको बोलते हैं हैंक। ठीक है, इसको कहा जा रहा है हैंक। स्किन आप देख रहे हो पिक्चर में, इसको और पिक्चर दिखा दूंगी यहाँ पर। सिमिलर टू अ बॉल, बॉल की जैसा होता है बट फॉर्म्ड इनटू अ ऑब्लॉन्ग शेप में होता है, इसको स्किन कहते हैं। बॉल जो है बॉल के शेप में होता है, लिटरली अ राउंड कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ, यानी कि धागों का समूह होता है, राउंड गोल धागों का समूह होता है। गेट्स इट्स नेम फ्रॉम स्फेरिकल बॉल लाइक शेप, चूंकि बॉल लाइक शेप है इसी वजह से इसको बॉल कहा जा रहा है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ दिखा देते हैं। जैसे जो धागों को बांध करके पैकेज फॉर्म में जो रखा जाता है धागों को, तो अलग अलग शेप में रखा जाता है, तो यहाँ पर उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसके और भी नाम है, सिर्फ यही 3 नाम नहीं है। देखिए कोन शेप यार्न भी होता है, जो धागों को इस तरीके से बांध करके रखा जाता है, लपेटा जाता है, उसको कोन शेप यार्न कहते हैं क्योंकि ये कोन शेप में है। ठीक, इसके बाद ये देखिए ऑब्लॉन्ग स्कीन, जो स्कीन है इस तरीके से भी इसको लपेटा जाता है धागे को, तो इसको ऑब्लॉन्ग स्कीन बोलते हैं। फिर आता है यार्न डोनट्स रैप, डोनट के फॉर्म में भी होता है, डोनट आपने खाया होगा, तो डोनट के शेप में जो धागा होता है इस तरीके से आपने मार्केट में देखा होगा, इस शेप में भी धागा रहता है, उसको डोनट या फिर रैप बोलते हैं। ये धागों का शेप है, जो पैकेज कह सकते हैं। और यार्न केक,
यानी कि केक के फॉर्म में होता है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से धागे को लपेटा जाता है। ये है यार्न केक, आप देख सकते हो यहाँ पर ये है मशीन, इस तरीके से इसको लपेटा जाता है। फिर आता है हैंक, जो क्वेश्चन में है हैंक, ये आप देख रहे हो, इसको पहले भी मैं बता चुकी हूं, और इस तरीके से इसको लपेटा जाता है, ये मशीन है इसकी, ठीक है। फिर आता है यार्न बॉल, तो बॉल आपको पता ही है, घरों में भी हम लोग जनरली ऐसे ही लपेट करके रखते हैं उनको, तो इसको बॉल बोलते हैं। एक स्कीन और है, इस तरीके से देख लो आप, ऐसे मार्केट में आता है, आपने देखा होगा, इसको स्कीन बोलते हैं। ये है, इसको ओपन करने पर इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप में भी आता है, तो इसको स्कीन कहते हैं। पैकेज है, यार्न पैकेज का ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, शेप है। अब यहाँ पर जो हैंक है, देखिए ये होता क्या है। हैंक यूनिट ऑफ मेजरिंग यार्न, यूनिट तो होता है, अब लेकिन ये अलग अलग धागों के रेशों के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि अगर सिल्क धागा है तो सिल्क हैंक की बात करें तो उसमें कितना होगा, 1000 यार्ड्स होगा, 1000 यार्ड्स यानी कि 1000 गज होंगे। वर्स्टेड हैंक यानी कि ऊल की बात करें हम तो 560 यार्ड्स होगा। कॉटन हैंक की बात करें तो उसमें 840 यार्ड्स है। उलन स्किन की बात करें तो 1520 यार्ड्स है, और लिनन एंड जूट की बात करें तो 3600 गज है। तो सबका जो हैंक है वो अलग अलग है, हर रेशे का अलग अलग हैंक है। तो इस वजह से यहाँ पर हैंक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, अगर यहाँ पर कॉटन मेंशन किया होता तो हम कह सकते थे कि ये हैंक होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रेशों के लिए अलग अलग हैंक है, ये गज डिफरेंट हो जा रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर नंबर 1 होगा। अब आते हैं सूत से बना प्लेन रेशा कौन सा है, शिफॉन, क्रीप, कैलिको, जॉर्जेट। तो यहाँ पर राइट आंसर है कैलिको। वैसे कहीं कहीं पर शिफॉन भी लिखा हुआ है, ये प्लेन वीव पूछा गया वीविंग का, तो प्लेन वीव में कैलिको आ जाता है, और कहीं कहीं पर शिफॉन भी दिया गया है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर आंसर राइट जो है वो कैलिको है, और जॉर्जेट जो है ये सटीन में दिया गया है। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन, संदर्भित भोजन की तुलना में भोजन उपरांत रक्त शर्करा प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अभिसूचक कहलाता है। इसको इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। The grading of food based on the postprandial blood glucose response compared with the referenced food is called a dash sign, fruit, vegetation, milk या फिर ग्लाइसेमिक। ओके, तो इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये डेफिनेशन है। ओके, यानी कि भोजन आप जब लेते हो उसके बाद, भोजन लेने के बाद में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, उसकी जो ग्रेडिंग की जाती है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, जो आपने रेफरेंस फूड लिया हुआ है उससे कंपेयर करके। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर मींस केयर की स्थापना की गई। किसके उत्तरजीवियों को मदद देने के लिए, पहले विश्व युद्ध के, शीत युद्ध के, दूसरा विश्व युद्ध के, या फिर कारगिल युद्ध की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उनमें जो लोग बचे थे उनको मदद प्रदान करने के लिए जो केयर की स्थापना की गई थी। यहां पर भी आप इसको हिंदी में देख सकते हो, कोऑपरेटिव रिलीफ एवरीवेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 टू प्रोवाइड हेल्प टू द सर्वाइवर्स ऑफ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सर्वाइवर थे। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है, कार्डिंग, बेलिंग, स्लाइवरिंग या फिर कॉम्बिंग में। तो किस चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है, तो वो है स्लाइवरिंग। ये स्पेलिंग है, हिंदी इसकी है पोनी बनाना। ठीक है, तो ये कॉटन में आप पढ़ोगे, जब कॉटन के सूत की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें दिए गया है, उसमें से पहले क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद में हार्वेस्टिंग के बाद में जो है हार्वेस्टिंग होती है कपास की, उसके बाद में क्या करते हैं, गिनिंग की प्रोसेस होती है, और गिनिंग में मतलब कि जो रेशे को, कॉटन के रेशे को और जो बीज है उसको अलग किया जाता है।
ठीक है। तो गिनिंग की प्रोसेस होती है, गिनिंग के बाद में सॉर्टिंग की प्रोसेस होती है, यानी कि छटाई की जाती है। फिर उसके बाद में बेलिंग की प्रोसेस होती है। जो बेलिंग है यहाँ पर, बेलिंग इसका मतलब है गांठ बांधना, यानी कि जब कॉटन को अलग अलग कर दिया जाता है, फिर उनको जो है एक साथ गांठ बांध बांध करके रखा जाता है और फिर उनको भेजा जाता है मिल पर। मिल पर फिर वहां पर गांठों को खोला जाता है, उनको एक में मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद में फिर उनकी प्रोसेस जो होती है कार्डिंग की। कार्डिंग में क्या करते हैं, अब जो रेशे थे उनको गांठ खोल दिया गया, मिक्स कर दिया गया, अब उनको उसके बाद में कार्डिंग में उनको सुलझाया जाता है और सुलझाने के बाद में उनकी कॉम्बिंग की जाती है। जैसे हम बालों में कंघी करते हैं वैसे ही धागों को भी सुलझाया जाता है कार्डिंग में और कॉम्बिंग में, फिर उनकी कंघी की जाती है। बड़े बड़े रोलर्स लगे होते हैं जिससे फिर उनकी कंघी की जाती है। कंघी करने से क्या होता है, जो अच्छी क्वालिटी के धागे यानी कि जो लंबे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं, जो छोटे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं, जो बेकार रेशे होते रहते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो लंबे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं, तो उनसे अच्छी क्वालिटी के पहनने योग्य कपड़ा बनाया जाता है। जो छोटे रेशे हैं उनको अलग कर दिया जाता है, उनको जैसे पिलो में भरने के लिए, सोफा हो गया, रजाई में भरने के लिए, तो इन सब के लिए यूज किया जाता है, भरने के लिए, स्टफिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, और कॉम्बिंग के बाद में जब कॉम्बिंग हो जाती है उसके बाद में होती है स्लाइवरिंग की प्रोसेस। ये तो इसमें क्या करते हैं, जब फाइनली अच्छे धागे तैयार हो जाते हैं कपड़े बनने योग्य, फिर उनकी पोनी तैयार की जाती है। स्लाइवरिंग में पोनी बनाया जाता है और पोनी बनाने इस प्रोसेस में जब पोनी बनाई जाती है कॉम्बिंग के बाद ही, तो इसको कॉम्ड स्लाइवर भी कहते हैं जिस पर ये पोनी तैयार होती है। तो पोनी बनने के बाद में अब जो धागा इस योग्य हो जाता है कि उसको जो है स्पिनिंग के लिए यानी कि कताई के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद में फिर उसकी बुनाई हो जाती है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ओके, अब है 12 नंबर क्वेश्चन, इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है। आंसर है फेल्टिंग, संरचना, सिकुड़ना या फिर केराटिन। तो इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता, इसका राइट आंसर है फेल्टिंग। फेल्टिंग को हिंदी में नमदा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऊनी रेशों के लिए स्पेशली ऊनी रेशों से ही तैयार किया जाता है और इसमें क्या होता है, बुनाई नहीं होती, वीविंग की प्रोसेस नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो रेशे होते हैं उनको भाप दिया जाता है। भाप देने से क्या होती है, उसमें नमी आ जाती है, फिर उसके बाद में उन पर प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, जिससे क्या होते हैं, उनमें रगड़ उत्पन्न होती है और रेशे आपस में चिपक जाते हैं। ओके, और ये ऊनी रेशों किससे के साथ किया जाता है, क्योंकि जो ऊनी रेशे होते हैं वो जब नमी पाते हैं तो उससे जो है फूल जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो बहुत अच्छे से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और अच्छा नमदा बन करके तैयार होता है। कॉटन और अदर रेशों से भी नमदा तैयार किया जाता है, लेकिन जो है ऊनी रेशे इसके लिए बेस्ट होते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, बुने हुए पैटर्न वाले ढाका मलमल डैश के नाम से जाने जाते हैं, जामदानी, चंदेरी, बलूचर या फिर बूती। तो ढाका मलमल ये जो है जामदानी के नाम से जाने जाते हैं और ये क्या होती है, साड़ी होती है, एम्ब्रॉयडरी मतलब यहाँ की साड़ी होती है। ढाका मलमल, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ। हाँ, जो ढाका मलमल है ये पहले भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान का है ढाका मलमल, मतलब ढाका जगह है वहां की है। इसमें क्या होता है, जो ढाका मलमल की साड़ियां होती हैं, मसलिन की जो साड़ियां होती हैं जिनको जामदानी कहा जा रहा है, इसमें सोने और चांदी के तारों से कढ़ाई की जाती है। जो जामदानी होती है साड़ियों को बोला जाता है, इसमें सोने और चांदी के तारों से कढ़ाई की जाती है। ओके, और ठीक है, तो इसको ये ढाका मलमल यानी जामदानी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो चंदेरी दिया गया है, ये ग्वालियर के पास एक चंदेरी जगह है, वहां पर जो है चंदेरी तैयार की जाती है। ये भी साड़ियों का नाम है, चंदेरी साड़ियां, ग्वालियर के पास चंदेरी जगह है, वहां पर इसको तैयार किया जाता है। और इसमें जो है जो बॉर्डर और पल्लू हैं वो रेशमी धागों से और सोने के तारों से बनाए जाते हैं चंदेरी में। ओके, महाराष्ट्र में भी बहुत फेमस है चंदेरी साड़ियां। इसके बाद में और जो चंदेरी साड़ियां हैं ये अब क्या है, रिसेंट में सिल्क से ज्यादा बनाई जा रही हैं, सिल्क के धागों से, तो इस वजह से इसको चंदेरी सिल्क साड़ी भी कहते हैं। आपने देखा भी होगा, पहना भी होगा अगर यूज किया होगा तो।
फिर है बलूचर, तो बलूचर जो है ये मुर्शिदाबाद में बलूचर जगह है, तो वहां का ये फेमस, वहां की भी ये कैसे बलूचर साड़ियां, बालूचर मतलब मुर्शिदाबाद में बालूचर जो कोई जगह है तो वहां पर जो साड़ियां बनती हैं उनको बालूचर बोलते हैं। ओके, उसके बाद में आते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन पर। डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है, दिल्ली, बंबई, गोवा या फिर लखनऊ। तो ऑब्वियसली चिकनकारी है तो लखनऊ होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि रिपीटेड का मतलब है कि इससे पहले हमने जो टीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व किया है तो उसमें भी चिकनकारी, ढाका मलमल ये सब आया हुआ है। फिर आता है बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली हड़ताल प्रपत्रों में से एक है। तो इसका हम इंग्लिश देख लेते, थोड़ा सा हिंदी बहुत टफ है। Questionnaires are one of the investigative forms for collecting information in research in child studies. ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर पूछा गया कि बाल अध्ययन में अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको सूचना एकत्रित करना है, तो प्रश्नावली कह रहे हैं कि बेस्ट है, मतलब अच्छा है, विकल्प अच्छा है कि हम क्वेश्चनर का यूज कर सकते हैं। तो क्या है कि सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है। तो सही बात है, ये सत्य है कि हम जब चाइल्ड स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्वेश्चनर का यूज करते हैं। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन, डैश नाम बर्ताव आचरण, बर्ताव मतलब आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। कार्यसूची, जिद, गति या फिर आदत। तो ऑब्वियसली आदत होगा यहाँ पर। आदत का मतलब हो गया हैबिट। हैबिट क्या है, अगर बार बार आप जो है किसी चीज को, कोई भी आपकी कोई एक्टिविटी हो उसको बार बार दोहराओ, रिपीट करो, तो क्या होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी कि फिर बाद में क्या होगा, आप ना चाहते हुए भी वो रिफ्लेक्स में वो काम, वो कार्य जो है वो एक्शन आपसे हो ही जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आदत, हैबिट। कहते हैं कि ना इस चीज की हैबिट पड़ गई है, हम ना चाहते हुए भी उसी चीज की वही काम करते हैं। फिर है 70 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वृक्क 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो डैश कहलाती है, न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, अम्ल या फिर औषधियां। तो इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। तो वृक्क का मतलब हो गया किडनी। तो किडनी की जो हम कह सकते हैं सूक्ष्मतम इकाई होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से ये बना होता है एक किडनी, और हमारे शरीर में होती है 2। फिर है डायलिसिस, एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित करती है, आंख, फेफड़े, हृदय या फिर वृक्क। इसका राइट आंसर है वृक्क मींस किडनी। तो किडनी में जो है डायलिसिस की एक प्रोसेस होती है, जब क्या होता है किडनी फेल हो जाती है, यानी 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस में क्या होता है, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हीमोडायलिसिस, एक होती है हीमोडायलिसिस और दूसरी होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, तो जो हीमोडायलिसिस होता है इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट किया। आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो डायलिसिस में ही होता है। जब किडनी 95% से ज्यादा फेल हो जाती है, यानी कि बिल्कुल तरीके बेकार हो जाती है, काम नहीं कर पाती है, तो हीमोडायलिसिस करवाया जाता है जिसमें आर्टिफिशियल किडनी लगा दिया जाता है। और किडनी का काम क्या है, ये ब्लड से जो भी अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योर वेस्ट चीजें होती हैं उनको अलग कर देता है। ठीक है, तो और उनको वे अलग करके हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो जब किडनी फेल हो जाती है तो फिर ये उन वेस्ट चीजों को हमारे शरीर रक्त से अलग नहीं कर पाता है और वो हमारे शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जब किडनी फेल हो जाती है तो किडनी की जगह पर आर्टिफिशियल किडनी रिप्लेस कर दी जाती है, जिससे कि फिर से किडनी काम करने लगती है। और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है,
इसमें कोई आर्टिफिशियल किडनी नहीं लगाई जाती है, बल्कि एक कैथेटर जो होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है सर्जरी करके। वो क्या करता है, वो जो है फिर से वही जो किडनी काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को रक्त से छानने का काम, तो वही काम जो है फिर वो जो कैथेटर होता है वो करता है। तो इसमें अलग से इसमें ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस में। इसको जो पेशेंट है वो खुद भी कर सकता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये जो पेशेंट है वो अपने खुद से भी इसको जो है कर सकता है। लेकिन हीमोडायलिसिस ये करवाना पड़ता है वीकली 3 बार, या फिर जैसा जो है डॉक्टर सजेस्ट करें तो उसके हिसाब से इसको जो है, लेकिन जनरली हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवानी पड़ती है हीमोडायलिसिस। तो ये खुद से नहीं किया जा सकता है, इसको आप हॉस्पिटल जा करके ही वहीं पर डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसको खुद से भी पेशेंट जो है कर सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं 19 क्वेश्चन है, रेबीज को डैश भी कहते हैं, अतिभय, जल भय, वायु भीति या फिर संवृत्ति भीति। इसको भी मैं इंग्लिश में दिखा देती हूँ। इंग्लिश में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं हिंदी के जो कि हिंदी समझने आ रही है। फिर रेबीज इज आल्सो नोन एज एक्सट्रीम फोबिया, हाइड्रोफोबिया, एनिमोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। ओके, तो यहां पर है कि अतिभय एक्सट्रीम फोबिया कहा गया है। तो रेबीज किसको कहते हैं, जल भय को कहते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगता है। वायु भीति में, एनिमोफोबिया में क्या होता है, इसमें बहुत अधिक तेज हवा से तूफान आ गया या फिर बहुत तेज हवा चल रही है तो उससे डर लगता है। संवृत्ति भीति, क्लास्ट्रोफोबिया में क्या होता है, बंद कमरे से डर लगता है, या किसी कमरे में, जिसको क्लास्ट्रोफोबिया, अगर उसको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए या फिर बहुत ज्यादा भीड़ में अगर वो इंसान हो तो उसको क्या होता है, फिर डर लगने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। फिर है लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाता है। जो पहला 3 महीना होता है प्रेगनेंसी का उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इसको प्रथम ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और जो दूसरा 3 महीना होता है उसको द्वितीय यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। जो तीसरा 3 महीना होता है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। यानी कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो 9 महीना होता है टोटल। पहला 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा 3 महीना सेकेंड ट्राइमेस्टर और तीसरा 3 महीना थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। ओके, चलिए फिर इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अगर नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो भी बच्चे यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है होम साइंस के तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, समझ सकें और जो है इससे अपना मतलब लाभ उठा सकें। जो भी होम साइंस के बच्चे हैं तो इससे अपना पूरा लाभ उठा सकें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। और इसका जो इसके पहले जो हमने टीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व करवाया था उसको टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर कर दिया है, पूरा पेपर सॉल्व, तो वहां से आप उसको ले सकते हो। और हमने जो भी एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ था 2021 में वो भी हमने शेयर कर दिया है पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।